हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोफाई चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर जो है एक सेकंड, हाँ, और इसके अंदर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिर लामीज थ्योरम आएगा, फिर पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इतनी बातें करेंगे आज। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन बता रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो। एक और चीज सुनो, पिछली बारी मैंने जो आपको समझा दिया था, ठीक है, पहले वाला पार्ट मैंने समझा दी थी। मेरे को ज्यादा पता है आपको जो कंफ्यूजन आई होगी वो कॉस वाली जगह पे आई होगी, कॉस और साइन वाली ट्रिक के अंदर आई होगी, मेरे को ज्यादा पता। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से देखी थी। उससे पहले तो मेरे को ऐसा मतलब दिक्कत नहीं लगी समझाने वाली, लेकिन मैं एक बार थोड़ा बहुत आपको वहां से भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर उन चीजों पे मूव करेंगे। ठीक है, चल, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक छोटा सा काम करो, आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है, आज मैं आपको फोर्स से नहीं वेक्टर से समझा रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करूँ अप्रोच को वैसे, लेकिन आपको मैंने बता दूं। ठीक है, मीम भी मैंने इसी चीज के ऊपर डाली भी थी कि फोर्स से अगर आप समझते हो वेक्टर्स को तो आपको और आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है, छोड़ो, आगे चलते हैं। देखो भाई, अपने पास जो है ए वेक्टर है और ये मैंने इसको एक्स वाई प्लेन पे बना लिया है। ठीक है ना, ये है ओरिजिन, यानी 0,0 लिख लो। ठीक है, और ये जो है इसको मैं कह रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है। ठीक है, हाँ, ठीक है, यानी कि ये जो है, इतना जो है एक्स यूनिट्स है। ठीक है ना, और ये जो है इतना, ये अपने पास है वाई यूनिट्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आप कहोगे हाँ हाँ। छोटी सी चीज एक पूछूंगा, वो बताओ कि ये जो है इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो हमें क्या ये नहीं बताएगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आप कहोगे बताइए। ठीक है, लिख लो, ए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसकी लेंथ यानी, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए, और उसका मैंने क्या कहते हैं वो इसकी लेंथ भी होगी ए, मैंने लिख दिया। आप कहोगे हाँ आपने बिल्कुल सही लिखा। अच्छा ठीक, अब मैं ए फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज जो है आपने दिमाग में रखनी है, और अभी जस्ट 8 से 9-10 मिनट बाद या फिर ठीक है जो है आपको इसी चीज पे मैं वापस लेके आऊंगा, इसी चीज पे वापस लेके आऊंगा। लेकिन इससे पहले जो चीज बतानी है वो बताओ। ठीक है, थोड़ी एक नई अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड को रजिस्टर ले लूँ। हाँ, नई अप्रोच यहाँ पे थोड़ी सी यूज कर रहा हूँ ताकि जो है थोड़ा चेंज हो, आपको मतलब नए तरीके से समझा सकूं। अच्छा, आप कहोगे ठीक है। अब हम कहाँ पे थे? हम थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप कहोगे हाँ ठीक। अब देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? एक वेक्टर का, या फिर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो एक अगर फोर्स ऐसे लग रहा है किसी चीज के ऊपर, तो उसका कुछ एक्स में भी क्या कहते हैं कंपोनेंट होगा और कुछ वाई में भी कंपोनेंट होगा। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, यानी कि उस वेक्टर को बनाने वाली चीजें, उस वेक्टर को बनाने वाली चीजें। ठीक है, जैसे कि आपने मैगी बनाई, मैगी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ, ठीक है ना, मैगी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने क्या किया, पानी ले लिया, वेजिटेबल्स ले ली, मैगी ले ली, मसाला ले लिया। ठीक है, तो ये जो मैगी और कच्ची जो होती है, मसाला, पानी और अपने पास जो वेजिटेबल्स और गैस तो है, ठीक है ना, ये सारी चीजों ने मिलके एक फाइनल डिश तैयार करी। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये सारे थे इस डिश के कंपोनेंट्स, ये इस डिश के कंपोनेंट्स थे, ये सारे के सारे। ठीक है, समझ में आया? यानी जो फाइनल डिश बनी, ये सारे उसके कंपोनेंट्स थे। ठीक है ना, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमें क्या कहता है कि जब हम एक वेक्टर के दो टुकड़े कर लें, दो या फिर तीन, ठीक है, अगर एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, यानी कि ऐसा वेक्टर देखो, ये वाई, ये है एक्स, ठीक है, और यहां मैंने बना दिया ए वेक्टर। एक वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे जो उस वेक्टर को बना रहे हैं। एक कंपोनेंट को मैं कहता हूं ए एक्स, ठीक है, और एक कंपोनेंट को मैं कहता हूं ए वाई। मैंने बना दिया, क्या हो गया, एक सेकंड, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और वो थोड़ा गंदा हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा आज आराम से मैं चीज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कल कंफ्यूज होती है। अब देखो, फिर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्स बनाया, यहाँ पे वाई बनाया, यहाँ पे मैंने ए वेक्टर बना लिया। आप कहोगे हाँ बना लिया। इस ए वेक्टर को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स। ठीक है, एफ वेक्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब फिर से बी ले आते हैं। देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा यू, ठीक है, ऐसे फोर्स लगेगा, यानी कि जब ये इस जगह पे पहुंचेगा
तब ये x में भी कुछ आगे बढ़ा, x में भी कुछ आगे बढ़ा, जिसको मैंने कहा x यूनिट्स। समझ में आया? डिस्टेंस वाले से जोड़ना स्टार्ट कर लो पहले वाले से, ठीक है। ये कुछ बन गया x यूनिट्स। यही अगर मैं कह रहा हूं कि ये y में भी कुछ मूव करा है, इतना इतना देख लो, इतना मूव करा, देख लो, ठीक है ना। तो इसको मैं कह रहा हूं y यूनिट्स, ठीक है। ये यहां तक इतना जो है, यहां से लेकर यहां तक ये x यूनिट्स, यहां से लेकर जो है यहां तक अपने पास बने, ये पूरा है y यूनिट्स। आप कहोगे हाँ हमें समझ में आया, आप कहोगे आगे, ठीक, अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब ये यहां पे पहुंचा तो हमने एक चीज देखी कि इसका मूवमेंट x में भी था। आप कहोगे हाँ x यूनिट्स तभी आगे बढ़ा है, यहाँ पे भी y यूनिट्स आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो आप कहोगे हाँ, इसका मतलब इसमें x के अंदर भी फोर्स लगा, y के अंदर भी फोर्स लगा, ठीक है ना। x वाली एक्सिस में भी फोर्स लगा और y वाली एक्सिस में भी फोर्स लगा, ठीक है। तो जो x वाली एक्सिस में फोर्स लग रहा है ना, उसको मैंने डिनोट कर दिया Fx से, और जो y में लग रहा है उसको मैंने डिनोट करा Fy वेक्टर से। क्या ये मैंने सही डिनोट किया? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही डिनोट किया। क्यों? ये जो F वेक्टर है ना, इसका कुछ हिस्सा जो इसको बना रहा है, उसमें से इसका कुछ हिस्सा x एक्सिस के अंदर है, और इसका कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर इसमें से हम fx को हटा दें, fx वेक्टर को, f वेक्टर में से fx वेक्टर को हम हटा दें, तो अपने पास क्या बचेगा? fy वेक्टर बचेगा। समझ में आ रही है? ठीक है ना। यानी कि fx वेक्टर और fy वेक्टर दोनों मिल के f वेक्टर को बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि दैट्स द नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इसी को ए वेक्टर वाले फॉर्म में अगर मैं ले आऊं तो एक चीज देखो, पहले पिछले वाली चीज समझाता हूं। इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है ना। इसको एक सेकंड, हाँ हट जाओ, इसको बी वेक्टर कह लो और इसको ए वेक्टर कह लो। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे इनका रिजल्टेंट कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है ना। समझ में आया? यानी कि fx का वेक्टर प्लस में fy का वेक्टर का रिजल्टेंट बनेगा f वेक्टर, ठीक है। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। रेजोल्यूशन है वेक्टर को तोड़ना। अब फोर्स को जब हम दो हिस्सों में ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं तो fx वेक्टर बन रहा है, fy वेक्टर बन रहा है, ठीक है। अगर यही फोर्स थ्री डायमेंशनल होता तो क्या होता? तब हम इसका कुछ एक z वाली एक्सिस के अंदर भी कंपोनेंट लिखते हो, जिसको हम कहते हैं fz वेक्टर। आप कहोगे हाँ लिखते। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, इस f वेक्टर का एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो आगे बताता हूँ। हाँ, अब देखो, अब इसी चीज को मैं a वेक्टर के साथ करूंगा, ठीक है। इसी चीज को a वेक्टर के साथ करूंगा, ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। लो मैंने लिख लिया। यानी कि ax वेक्टर प्लस में ay वेक्टर मिलके a वेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ लिख दो ये चीज भाई, लो a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस में ay वेक्टर। आप कहोगे हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा, ठीक है। अब एक चीज बताना, ये जो ax वेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका यानी कि ax वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं वो लिखते हैं ax। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ax होगी, लो लिख लो। लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ को मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं? इक्वल मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, होती है, ठीक है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ के इक्वल होगा। सिमिलरली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स ay इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ay, तो यहाँ से इसको हटा लूं। ax का मैग्नीट्यूड, ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? इस एरो के बराबर होगा। सिमिलरली ay वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ay, वो इस एरो के बराबर होगा। तो ax पर ay आपने ax पर ay आपने देखी। अच्छा, a वेक्टर का एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो चीज यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, क्या? ax आई क्या प्लस में ay जी क्या। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ax वेक्टर को ऐसे लिख दिया, ay वेक्टर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कैसे लिख दिया देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन दिखाने वाला यूनिट वेक्टर भी आ गया। सिमिलरली इस जगह पे ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड ay आ गया और इसकी डायरेक्शन दिखाने वाला j कैप भी आ गया, ठीक है। हमें पता है x y के बीच में कितना एंगल बनता है। x y के बीच में ये तीनों एक्सिस अगर हम देखें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी कि तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक सेकंड रुकना, पॉज तो नहीं हुई वीडियो? हाँ सही है, चल रही है। देखो भाई, ये हो गए दो तरीके लिखने के वेक्टर को। आप कहोगे हाँ हो गए। अच्छा, अब याद करो कि अगर मैं इसको एक ग्राफ पेपर पे बना लूं, कार्टेशियन प्लेन एक पूरा मैं एग्जैक्टली ड्रॉ कर लूं और मैं आप काउंट करना चाहूं मैं बॉक्सेस को, तो मैं इसको इस पूरे के पूरे एरो को मैं x की यूनिट्स लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं।
x यूनिट्स हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इतने एरो को मैं y यूनिट्स लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो एक और अब हमारे पास लिखने का तरीका यहाँ से डराइव हो जाता है, वो होता है ax। देखो भाई ax भी इस एरो का लेंथ दिखा रहा है, x यूनिट भी इसका लेंथ दिखाना है, यानी ax इज इक्वल टू x यूनिट्स। ax इज इक्वल टू x यूनिट्स कैसे? ax इस पूरे का लेंथ दिखा रहा है इस एरो का, सिमिलरली x यूनिट भी इसकी लेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ay जो है वो इस पूरे एरो की लेंथ को दिखा रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली y यूनिट्स भी इसकी लेंथ को दिखा रहा है, सो ay इज इक्वल टू y यूनिट्स, x इज इक्वल टू x यूनिट्स। तो ax वाली जगह पे x लिख लो, आगे i कैप लिख लो, प्लस में ay जगह पे y लिख लो, प्लस में j कैप लिख लो, मतलब सॉरी प्लस y j कैप लिख लो, ऐसे लिख लो। आप कहोगे हाँ जी हमें समझ में आ गया, एक सेकंड। अब देखो आप कहोगे तीन तरीके हमने सीख लिए लिखने के, चलो मैं कहता हूँ हाँ आपने सीख लिए, तीन तरीके सीख लिए। अब एक चीज देखो, अब मैं चाहता हूँ cos थीटा sin थीटा वाली दिक्कत को वापस ले लिया जाए, ले आते हैं। देखो कैसे आएगा, कुछ नहीं करना, अभी हमारे पास एक थीटा एंगल दिया हुआ है, इसी के हिसाब से चलता हूँ, या फिर चलो ये भी छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अल्फा ले लूँ, इसको अल्फा ले लूँ, ठीक है, इसको अल्फा। अब कुछ नहीं करूंगा, मैं इस ए वाई वेक्टर को उठा के मैं इस साइड पैरेलल शिफ्ट करूंगा और यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये बनेगा ए एक्स वेक्टर, ठीक है, ये बनेगा ए वाई वेक्टर। अच्छा एक और चीज देखना, आपको यहाँ पे एक और चीज की याद आ गई होगी, दैट्स द ट्रायंगल लॉ। और यहाँ से भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर था, जब हम टेल टू टेल ज्वाइन करते थे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास क्या है, ए वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ से भी एक चीज हमने प्रूव कर ली कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिलके नेट चीज बनाते हैं, ठीक है ना, यानी रिजल्टेंट बनाते हैं। अच्छा आप कहोगे ठीक है, एक वेक्टर को तोड़ेंगे दैट्स द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे दैट्स द रिजल्टेंट वाला हमें नेट चीज फाइंड करना। ओके सब ठीक है, यानी कि आपने एफ नेट को अगर तोड़ दिया तो आपके पास F1 और F2 वेक्टर्स आएंगे, और F1 F2 को आपने जब जोड़ दिया दोनों वेक्टर्स को तो आपके पास F नेट वेक्टर आएगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई, इसको मैंने अल्फा कहा। अच्छा अब देखो भाई ये तो 90 डिग्री होगा, हमें पता है क्योंकि एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर हमें ए एक्स को फाइंड करना है और ए वाई को फाइंड करना है। ए एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड भाई, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, यानी कि ए एक्स फाइंड करना है, ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड, ये हमको चीजें फाइंड करनी है। आप कहोगे हाँ हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए वाई बाई ए एक्स हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि tan अल्फा की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आ रहे हैं, दोनों ही हमें फाइंड करने हैं, तो tan अल्फा को हटा लो। अब sin अल्फा को पकड़ो, sin अल्फा में अपने पास आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए वाई, हाइपोटेन्यूज इज ए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ जो होगी वो ए के बराबर होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो ए वाई के बराबर होगी। तो लिखो भाई साहब sin अल्फा इक्वल्स टू ए वाई बाय ए, तो देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली आप cos अल्फा को पढ़ो, cos अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा ए एक्स, यानी कि बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अपॉन में ए सॉरी यहां से अब एक चीज देखो आप यहां से एक चीज देखो, सॉरी थोड़ी खांसी हो गई, ठीक है, यहां से आपके पास ए एक्स इज इक्वल्स टू आएगा ए cos अल्फा, इसको जल्दी से नोट करो ताकि फिर मैं पानी पी के आ जाऊं। तो देखो अब हम आगे की बात कर ले, पानी पी लिया मैंने, ठीक है, खांसी आ रही थी। अच्छा हमने लिख लिया कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा आया, ऐसे ही ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आया। आप कहोगे हाँ जी आया, चलो मिटा लो इस चीज को, मिटा दो, रुको डस्टर का देखो भाई अब एक चीज देखना कि ये जो ए साइन अल्फा है वो ए वाई के बराबर है, ठीक है ना, ए वाई के बराबर आ रहा है, ठीक। सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू वाई के भी इक्वल है, सो मतलब कि वाई और ए साइन अल्फा इक्वल है, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, सीधा मैं यह लिख सकता हूँ भाई, ऐसे इसके लिए भी एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, ए एक्स एक्स के इक्वल है, सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, हमें पता है, ठीक है, लो लिख लो भाई, आप लिख लो, एक और तरीका मिल लिखने का, यहाँ लिख लो ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस में ए साइन अल्फा जे कैप। आप कहोगे जी हाँ लिख लिया हमने, हो गया।
अब एक और तरीका दिखाऊंगा लिखने का, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू ये चीज देखो। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या है, इस बार ये एंगल आपको मैं दे रहा हूं ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा दे रखा है, ये अल्फा दिया हुआ है, और अब मैं दे रहा हूँ ये बीटा, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ, बीटा एंगल दे रहा हूँ। अच्छा जी, आप कहोगे हाँ ठीक है दे रहे हो। अब कुछ नहीं करना, ए एक्स वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर ले जाना है, ठीक है ना, ए एक्स वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर ले जाना है, क्योंकि अब हमें ये वाली ट्रायंगल की बात करनी है, ये वाली, ठीक है। तो हाँ आप कहोगे हाँ करते हैं, बिल्कुल करेंगे लोग। ए एक्स वेक्टर बना लिया, ठीक है, ये अपने पास क्या बन रहा है, इतना ए वाई वेक्टर, ठीक है ना, और ये अपने पास क्या बन गया, ये वेक्टर, ठीक है। और ये था 90 डिग्री, हमें पता ही है क्योंकि दोनों ये एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, सो ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है बीटा, देख लो दिया, ये बीटा है। अच्छा, आप कहोगे हाँ ये सब कुछ सही है, पर हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ से ए एक्स और ए वाई को फाइंड करेंगे। करो, ए एक्स फाइंड करना है एंड ए वाई फाइंड करना है, मैंने लिख दिया है। फिर साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो भाई बीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है, और सबसे बड़ी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, पता है आपको, ठीक है ना। साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज दिस, सो ए, लिख लो। यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा, समझ में आया, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा। अब यहीं से कॉस बीटा भी निकाल लो, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई बाय ए, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। चलो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, ठीक है ना, ए कॉस बीटा हम ये लिख सकते हैं। देखो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा लिखे रहे तो आगे से हटा यहां से। अगर नोट्स में आपने पूरा लिखा कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सही है, आप याद रखोगे उस चीज को, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा, बीटा आया हमें पता है, चलो ठीक है आ गया। अब एक और चीज पता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा भी होता है, हमें ये भी पता है, इक्वल टू एक्स यूनिट्स भी होता है, इक्वल टू ए एक्स, चलो ठीक है इतने हो गए ना, और तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है ना, इन तीनों चीजों के बराबर होता है एक्स, हमें ये चीज पता है, तो हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पे एक और तरीका मिला है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन बीटा आई कैप प्लस में ए कॉस बीटा जे कैप। चलो हाँ लिख लिया हमने, सारे तरीकों से लिख लिया। अब यहां पे समझाने की बारी आ जाती है, ठीक है। ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा लिखने की कोशिश करते हैं। चलो ए एक्स को मैं कह रहा हूं, देखो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा हमें पता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा हमें पता है। अगर ये दोनों ए एक्स के इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हुए, ठीक है ना, सिंपल से कॉमन मैथ्स लगा लो, ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स, सिमिलरली ए साइन बीटा इज इक्वल टू ए एक्स, हमने ये चीज प्रूव कर ली। इसका मतलब दोनों ही ए एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो लिख लो ए कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू ए साइन बीटा, लिख लो, ए से ए काट लो, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। समझ में आई बात, आप कहोगे आ गई। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा आ रहा है, ठीक है ना, मैं काम करता हूं, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, ये एंगल अल्फा है और ये टोटल एंगल ए वाई और एक्स के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है इतना एंगल अल्फा दे रखा है, तो ये बचा हुआ एंगल हुआ ना 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। जब 90 डिग्री में से अल्फा हटा दोगे तभी तो बीटा मिलेगा, लो 90 माइनस अल्फा, ठीक है, तो बीटा की जगह पे लिख लो 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमसे क्या कहती है, जब भी 90 डिग्री देख लो, 90 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई देख लो, मल्टीपल मतलब अपने पास ऑड मल्टीपल, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री है, इसके बाद फिर 3 इंटू 90 डिग्री, ओके 3 इंटू 90 डिग्री, फिर उसके बाद 5 इंटू 90 डिग्री, ऐसे जब आप देखो तब जो है फंक्शन चेंज होता है, करो फंक्शन चेंज करो। और एक और चीज देखो 90 माइनस अल्फा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 90 माइनस अल्फा का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इससे पहले और यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो है पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है सारी चीजें पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपने चेंज कर लिया फंक्शन को, और उसके बाद आपको पता है यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इससे आगे आप लिख दोगे अल्फा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, मैंने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखो आपको करना क्या है,
सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, कुछ नहीं है उसके अलावा करना, इस एंगल को हटाना, ठीक है, इस एंगल को हटा एक चीज देखो, जब आप किसी, आपको एक समझ में यहाँ पे अल्फा एंगल दिया हुआ है, ये नहीं दिया, ठीक है, अल्फा एंगल दिया हुआ है, जब भी आप एंगल के साथ में, एंगल की तरफ में, एंगल के साथ में, एंगल की तरफ में कंपोनेंट बनाओगे, तब आप कॉस फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। जब भी एंगल के साथ में आपको बनाना है या फिर एंगल की तरफ में आपको जाना है, तो आप कॉस का यूज करोगे। अच्छा, जहां पे एंगल नहीं है आपको, मतलब वहां का एंगल पता नहीं है, हाँ हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दे तो नहीं रखा ना, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब जहां पे एंगल नहीं दिया गया है उसके उल्टी साइड, सॉरी, जहां पे मतलब नहीं दिया गया एंगल, उस साइड पे जब लोगे तब आप साइन लोगे, यानी कि यहाँ पे एंगल नॉट गिवन, देखो यहाँ पे एंगल नॉट गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल नॉट गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल गिवन है। तो अब देखो, आप अगर एंगल गिवन वाली साइड पे निकालोगे तो पता क्या आएगा, ए कॉस अल्फा आएगा। अभी आपको बताया कॉस का यूज करते हैं, कॉस का यूज करते हैं, और ए इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उससे इंटू करना होता है, ठीक है। अच्छा, यही अब यहाँ पे एंगल नॉट गिवन है ना, तो यहाँ पे साइन का यूज करोगे, ए साइन अल्फा आएगा, ठीक है ना, ए साइन अल्फा आएगा। अब मिला लो, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सामने, देख लो, ठीक है। अब ये भी मिला लो भाई साहब, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा है, समझ में आई बात, ट्रिक है ये, ठीक है, इसको ट्रिक कहते हैं, बहुत कॉमन चीज है, समझ में आ गई होगी, समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, आप कहोगे समझिए, अब मैं एंगल ही चेंज कर रहा हूँ, लो एंगल चेंज कर दिया मैंने, इस बारी मैं ऊपर वाले एंगल को ले लेता हूँ और नीचे वाला नहीं लेता, देखो हर जगह लगेगी ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं। इस बारी मैंने आपको ये बीटा दे दिया और ये वाला एंगल हटा लो, है ही नहीं, ठीक है, ये एंगल आपको मैंने बीटा दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे 90 माइनस बीटा लिख सकते हो, लेकिन हम ये हमें करेंगे नहीं, हम क्यों करें फालतू, ठीक है, हम आसान तरीके से काम करते हैं भाई। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, 90 माइनस बीटा करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। आप फिर क्या करोगे, 90 माइनस बीटा से आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे एंगल गिवन है, ए, ठीक है, ए जी मतलब एंगल गिवन, ए एन जी, इसका मतलब एंगल नॉट गिवन, ठीक है, एंगल नॉट गिवन है, तो इस साइड अगर हम लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए साइन बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल गिवन है, इस जगह एंगल गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए कॉस बीटा। तो अब देख लो ऐसा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा क्या है, ये लो, देख लो कैसे प्रूव हो रहा है, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा है। सिमिलरली ax इज इक्वल टू ए साइन बीटा है, लो है, ठीक है, आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस साइड एंगल है उस साइड कॉस लो, ठीक है, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, जिस साइड एंगल नहीं उस साइड साइन, सिंपल, चल आप कहोगे समझ गए, ऐसे भी, ठीक है। अब देखो भाई एक चीज, अब ये सब कुछ हटा लो, आपको मैंने जितने भी तरीके थे सारे लिख के दिखा दिए, इन तरीकों से आप ए वेक्टर को मेंशन कर सकते हो। अच्छा जी, आप कहोगे हाँ ठीक है, अब इस चीज को उठाओ, इसको भी छोड़ो, चलो इसी चीज को उठा लेते या फिर यही उठा लो, इजी रहेगा। इस चीज को उठाना और ड्रॉ कर लो, ए वाई वेक्टर बनाओ, ए एक्स वेक्टर बनाओ, ए वेक्टर बनाओ, इस एंगल को अल्फा कहो, और ये इन दोनों, देखो ax और ay के बीच में 90 डिग्री हो, हमें पता है x एक्सिस में, y एक्सिस में है, और a वेक्टर ax वेक्टर के साथ में अल्फा डिग्री बना रहे हैं, आपको मैंने बोल रहा हूं, बता दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि आप मेरे को बताओ, फाइंड करो, फाइंड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना a वेक्टर का। तो हाँ करेंगे, क्यों कैसे करेंगे देख लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए एक्स वेक्टर को ए वेक्टर मान लो, ए वाई वेक्टर को बी वेक्टर मान लो, दोनों का सम कर दो, ए वेक्टर का आपके पास जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या था, यूज करो रिजल्टेंट, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है अपने पास, ये है रिजल्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल्स टू है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर, लो कर लो, ए एक्स का स्क्वायर लिख लो प्लस में ए वाई का स्क्वायर लिखो प्लस में 2 ए एक्स ए वाई कॉस 90 डिग्री लिख लो। 90 डिग्री क्यों लिखा है भाई सब देख लो, ax और ay की क्या कहते हैं, हमें सम करना है, तभी हमारे पास ये आएगा, हमें पता है ये चीज, ठीक है ना। तो ax और ay के बीच में 90 डिग्री, हमें ये चीज भी पता है, तो cos 90 जीरो होता है, जिसकी वजह से ये अगर जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, सिर्फ a लिखना उसका मतलब मैग्नीट्यूड, a इज इक्वल टू आएगा ax का स्क्वायर प्लस में ay का स्क्वायर। चलो
हमने मैग्नीट्यूड लिखना भी सीख लिया यहाँ से कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज को मेंशन करना चाहता हूँ और करूंगा भी, देख लो। देखो भाई यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए a इज इक्वल टू, अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। चलो आप कहोगे हमने ये सब कुछ सीख लिया, हमने पूरा का पूरा कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन सब हो गया भाई साहब। चलो अब मैं कहूंगा ऐसा नहीं, अभी नहीं होगा, अभी 3D बाकी है, ठीक है ना। अभी हमने 2 डायमेंशन की बात करी, यानी एक्स वाई की बात करी। एक सेकंड जरा, अब ठीक, पसीना पूछना था थोड़ा। हाँ, अब देखो देखो ये बात चल रही थी 2D में, 2D की ये बात चली, ठीक है ना, 2D की ये बात चली। अच्छा एक चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए वेक्टर मेरे को बताओ और जिसके अंदर दोनों जगह पे कॉस यूज हो रहा हो, दोनों जगह पे कॉस यूज हो रहा हो, तो उस टाइम पे हमें दोनों एंगल चाहिए होंगे, हमें दोनों एंगल पता होना चाहिए, तभी हम कॉस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइन का फंक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी हमें अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गिवन है। तो हम ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा दोनों गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले अल्फा की तरफ का देखेंगे, अल्फा की तरफ में अपने पास क्या आएगा, ये लो बना रहा ए एक्स ए वाई, ये ए वेक्टर, ठीक है, ये अपने पास अल्फा है, ये बीटा है। तो सबसे पहले ए वेक्टर ए एक्स अल्फा की तरफ में देखते हैं, ए वेक्टर अल्फा की तरफ में अपने पास क्या बनेगा, ए देखो अल्फा इस साइड एंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस अल्फा, ठीक है। अब ए वेक्टर को अगर हम बीटा बीटा एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, इस साइड में मतलब इस साइड तो ये आएगा ए कॉस बीटा, तो हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस में ए कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। ये हो गया कॉस के टर्म्स में लिख दिया मैंने। अब मैं यही चाहता हूं कि साइन के टर्म्स में लिख दूं, दोनों के दोनों, तो मैं ये लिख दूंगा ए साइन, अपने पास ए साइन बीटा। अच्छा एक चीज देखना, ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं देखना जरा। अगर मैं अल्फा को एंगल मान लू, बीटा को हटा रहा हूं, अल्फा को एंगल मान लू, ऐसे अल्फा को एंगल मान लू, तो इसके हिसाब से ए वाई को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, ए वाई को फाइंड करना चाहूँ, तो इस साइड एंगल नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन अल्फा आएगा, ठीक है ना। ए वाई जो अपने पास आएगा वो ए साइन अल्फा आएगा, या अगर बीटा दे रखा है तो ए कॉस बीटा आएगा, ठीक है ना, ये दोनों आएगा, ठीक है ना। यही अगर अल्फा नहीं दिया हुआ बीटा के हिसाब से देखते हैं तो एंगल देखो, अब एंगल इस साइड है, इस साइड एंगल यहाँ पे हमको नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड एंगल नहीं होता साइन आता उस साइड, ठीक है ना, तो ए साइन बीटा लिख लेंगे, ए साइन बीटा, तो ए साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आएगा, सिमिलरली ए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस बीटा आएगा, यहाँ पे अल्फा लिखो, ठीक है। तो ए साइन बीटा आई क्या प्लस में ए कॉस कॉस साइन अल्फा जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे ठीक है, अच्छा नहीं, चलो अब ये पूरी यहाँ पे बात हो रही है 2D खत्म, ठीक है ना। अब मैंने ये यहाँ पे जो चीज लिखवाई है ना 3D, इसी से एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाई। अब देखो एक ए वेक्टर है ऐसे, और ये जो है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, ए वेक्टर जो तीनों एक्सिस में ऐसा नहीं है, देखो आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये जो है वाई में भी, एक मिनट इसको यहाँ नहीं बनाता मैं, इसको थोड़ा 3D में देखने की कोशिश करो, बता देता हूँ कैसे। ये मैंने ये बनाया, दिखा रहा हूँ, देखता ठीक है ना, ये बना लिया मैंने, पॉजिटिव एक्स ये वाला, ये वाई ये वाला, जेड ये वाला जो बाहर की तरफ में होती है, ठीक है। और ये जो ए वेक्टर बन रहा है यहाँ पे, एक मिनट लिखा नहीं ना, ये ए वेक्टर, ठीक है ना, ये ए वेक्टर जो है ऐसे है तीनों एक्सिस में, देख रहे हो, ये देखो यहां से भी देख लो, ठीक है ना, चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, ठीक है, ऐसे करके देख लो, चाहे ऐसे ऐसे देख, किसी भी साइड से देख लो, तो ये तीनों एक्सिस में जो है प्रेजेंट, ये तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है। हाँ ये अभी जो है तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है। और ये चीज मैं कैसे बोल पा रहा हूं जरा देखना, जब हम किसी एक बॉल को यहां से उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं, एक बॉल को यहां से उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं, तो उसके अंदर देखो जरा एक्स एक्सिस में भी कुछ मूवमेंट हुआ जो कि होगा इतना, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुआ इतना, यहीं से अब यहाँ पे एक लाइन खींच लो, आप कहोगे जेड एक्सिस में भी मूवमेंट हुआ इतना, इतना मूवमेंट देखो, इतना मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। अब यही अगर आप कहो कि अगर हम यहाँ से एक लाइन इधर गिराए, देखो एक लाइन अगर हम ऐसे गिरा लें वाई एक्सिस के ऊपर, तो आप कहोगे कि इतनी इसने हाइट भी कवर की, इतना देखो, ये देखो इतनी,
इतनी, ठीक है ना। सिमिलरली इसका इस चीज का भी यहीं से दिखा देता हूँ, ये देखो इतना। और अगर यहाँ का देखना है तो ऐसे ही देख लो लोग, ठीक है ना, ऐसे इतना इसने एक्स एक्सिस में किया, इतना इसने जेड एक्सिस में किया, इतना इसने वाई एक्सिस के अंदर किया। आप कहोगे ठीक है समझ गए, ठीक है। यानी कि ये जो है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 3D वेक्टर है, यानी ये तीनों एक्सिस के अंदर आ रहा है, तीनों एक्सिस के अंदर आ रहा है। तो इसका कुछ ए जेड कंपोनेंट भी बनेगा, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट बन रहे हैं, इसको बनाने वाले 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, एक ए जेड वेक्टर होगा, एक ए एक्स वेक्टर होगा, एक ए वाई वेक्टर होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ए वेक्टर को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 3D की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर प्लस में ए जेड वेक्टर। अच्छा आप कहोगे हाँ समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये एक्स के साथ में अल्फा बनाता है, वाई के साथ में बीटा बनाता है, और जेड के साथ में गामा बनाता है, ठीक है ना। एक्स के साथ में अल्फा बना रहा है ए वेक्टर, वाई के साथ में बीटा, ए वेक्टर जेड के साथ में गामा बना रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं, ये चीज नोट कर लेना यार, ये वाली हटाने लगा, देख लो जल्दी से देख लो, मैं मिटा दूंगा बस, चलो। क्योंकि अब आगे भी करवानी काफी सारी चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहो, ठीक है। ये अच्छा, ए वेक्टर को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, समझ गए होंगे प्लस में जेड के कैप, एक्स यूनिट वाई यूनिट जेड यूनिट, ठीक है ना, कार्टेशियन बेस पे बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, और ए वेक्टर को और कैसे लिखा जा सकता है भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कहोगे कॉस के हम फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे, क्यों नहीं, दिक्कत क्या है, तो देखो कॉस के फॉर्म में लिखना है। एक और चीज सुनो, यहाँ पे मैंने तीनों एंगल दिए ही इसलिए, ठीक है, तीनों एंगल दिए इसलिए क्योंकि आपसे अगर समझ लो अल्फा, एक एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे, फिर आपसे ये चीज नहीं पूछेंगे कि वो जेड में क्या था, क्या कहते हैं, फिर 3D नहीं पूछेंगे। कोई एक एंगल अगर गिवन हुआ या फिर 2 एंगल गिवन हुए तो वो आपसे 3D नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो 2D की ही बात करेंगे। और एक चीज और बताऊं, आपको 3D बहुत ही कम जगह पे यूज होगा, मैं बता रहा हूँ, वैसे मेरे को लगता है मिनिमल यूज होगा 3D, ठीक है। 2D आपका जो है ज्यादा आपको काम देगा, तो ये चीज तो जरूर याद रखनी है, मैं सिर्फ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलो लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले ए कॉस, सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं, फिर जेड वाला लिखते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ए कॉस अल्फा, देखो ए ऐसे था, उसका एक्स की तरफ में लोगे, अल्फा एंगल है बीच में, ए कॉस अल्फा लिख लो, आई क्या करा, प्लस में अब हमें चाहिए ए वाई, देखो इस साइड में लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपने पास बीटा एंगल मिल रहा है, सो ए कॉस बीटा, चलो लिख लो, ए कॉस बीटा जे कैप, प्लस में अपने पास जेड एक्सिस का, अगर आप देखो जेड एक्सिस का भी देख लो, तो ये अपने पास क्या बन रहा है, ए कॉस गामा प्लस में ए कॉस गामा के कैप, ये आप अपने पास लिख लो। ये लो जी, यहाँ पे मैंने आपको 7 तरीके बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, ये चीज है ना, ये 2D में था, 3D में ये हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत लगी आपको, मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे मैंने इससे बहुत ज्यादा डिटेल में चीज बता दी है। अच्छा नोट कर लो, ताकि फिर इससे अगले मैं क्या कहते हैं बताऊं आपको। हाँ जी मिटा दिया मैंने, अब देखो, अब मैं जो है आपको बताने वाला जो स्टार्टिंग में चीज कही थी, मैग्नीट्यूड। देखो हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी क्या नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, आप खुद कहोगे, देखना एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ax इज इक्वल टू x यूनिट्स था, ay इज इक्वल टू y यूनिट्स था, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आया था। अब यहाँ पे चाहे तो अब a cos थीटा a sin थीटा चाहे मेंशन कर लो, आपकी मर्जी है, वो आप जैसे फाइंड करोगे वहां पे आते जाएगा, बाकी आगे हम करेंगे ही चैप्टर्स में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज समझो। अच्छा नेक्स्ट चीज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे इन चीजों को प्रूव करेंगे विद अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। वो क्या था, देखो भाई ऐसे बना लो, ये है x, ये है y, ये अपने पास a वेक्टर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट के कुछ ना कोऑर्डिनेट्स है, जो कि x, y, और या फिर ax, ay। अब आप समझ गए होंगे कि क्या बात, ठीक है, समझ गए होंगे, ये है 0, 0 ओरिजिन, ठीक है।
अब एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये ए होगा? ये पूरी क्या कहते हैं इस चीज का लेंथ क्या होगा? ए होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होता है। तो सिमिलरली इसकी जो लेंथ होगी इस एरो की वो ए होगी। ठीक है, अच्छा आप कहोगे हाँ सही है ये सब। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे को ए फाइंड करो। ए क्या होता है? ये ही तो है, ये लो। ठीक है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए, हमें पता है। ये मैंने पहले की दूसरे लेक्चर में चीज बता रखी थी। चलो, तो हमें ए फाइंड करना है। एक चीज देखना, क्या हम इतनी जगह पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले वही लिख देता हूँ। ओडी इज इक्वल टू, ओडी मतलब जिस चीज की मतलब डिस्टेंस लेंगे, समझ लो इसको मैंने ओ और इसको मैंने डी कर दिया। ठीक है, ऐसे ओडी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में एक चीज? आप कहोगे आ गई। देखो भाई, x2 होता है फाइनल पॉइंट यानी यहाँ, x1 होता है इनिशियल पॉइंट यानी यहाँ। ठीक है, x2 फाइनल पॉइंट और x1 इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब देखो इनिशियल पॉइंट जो है दोनों जगह पे ही जीरो है, इस चीज को सीधा सीधा लिख लो, इस चीज को भी सीधा सीधा जीरो। ठीक है, चलो हटा। ठीक है ना, यानी x1 0 y1 0। तो अब आपके पास क्या आ गया? माइनस जीरो कोई अब यहाँ पे बचा ही नहीं रूल। ओडी इज इक्वल टू आप लिख लो अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चीज देखो, और एक और चीज बताऊं, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप जो है प्रूव कर सकते हो खुद। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको खुद प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लू दे दिया, आप चाहे तो करो ना करो, आपको समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, मैथ्स में शायद आपने किया भी हो। चलो नेक्स्ट चीज देखो, x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। x2 क्या है? या तो x ले लो या फिर ax ले लो। ठीक है, लो ले लेते हैं ax ले लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है? ay का स्क्वायर। और ओडी क्या चीज होती है? a। ओडी मतलब इसकी ये लेंथ। ठीक है ना, ओडी मतलब ये लेंथ। एक साइड नजर, रुको एक सेकंड इसको ठीक। हाँ, अब देखो ओडी मतलब होता है a। ठीक है, ओडी जो है वो लेंथ दिखा रही है और लेंथ क्या है? a है। तो a इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस में ay का स्क्वायर और होल पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब इसको मिला लो, आगे मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो हो गया होगा इतनी चीज समझ गए होगे। ठीक है, ये था जो स्टार्टिंग में मैं आपको कह रहा था और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दी। चलो समझ गए। सिमिलरली आप चाहे तो z एक्सिस के साथ भी यही काम कर सकते हो, ऐसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे करना है वो चीज, इसलिए वो चीज रहने दो। अब देखो, अब हम चल रहे हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या कहती है? कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए या फिर कॉन्करेंट वेक्टर होने चाहिए। जैसे कि कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, F1 F2 एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा F3। ठीक है, F1 और F2 के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा कहा जा रहा है, F2 F3 के बीच में है बीटा और F3 F1 के बीच में है गामा। क्या है? गामा। अब एक चीज सुनो, लामिस थ्योरम जो होती है, लामिस थ्योरम हमसे क्या कहती है? वो कहती है कि अगर हम ऐसे एक पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट है सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, यानी कॉन्करेंट फोर्सेस, इसकी कंडीशन है, लामिस थ्योरम की कंडीशन है कि कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? नेट एफ नेट जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि इन तीनों को जो रिजल्टेंट होगा प्लस करने के बाद जीरो आना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। कॉन्करेंट फोर्स मतलब एक ही पॉइंट पे जब तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा। ठीक है, चलो F1 F2 के बीच में अल्फा, F2 F3 के बीच में बीटा, F1 F3 के बीच में गामा। करना क्या है? F1 लिखना, F1 लिखोगे, F1 के सामने F1 के उल्टे में यानी ये वाला बीटा, इसके डिवाइड में साइन बीटा लिख लेना। तो इसके इक्वल क्या होगा? इसके इक्वल होगा F2 और इसके उल्टे में क्या है? गामा एंगल आ रहा है, तो साइन गामा लिखो। ठीक है, इक्वल्स टू F3 लिखो, F3 के उल्टे में क्या आ रहा है? अल्फा, तो यहाँ पे साइन अल्फा लिख लो। This is Lami's theorem. F1 by sin beta is equals to F2 by sin gamma is equals to F3 by sin alpha. चलो अब जल्दी इसको नोट कर लो, मैं बैठ चलो करो, नोट करो। हाँ चलो आगे बताया जाए, ठीक है ना, जानते हो। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं, ये ट्रिक बता दी मैंने कैसे इसको आप ढूंढना कैसे करते हैं यार। ठीक है ना, अब सुन लो, इस चीज को चाहे आप याद रखो ना रखो, मेरे को इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इसका आगे आपको काम में वैसे ही सिखा दूंगा। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक फोर्स है ऐसा और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये पड़ा यहाँ पे एक बॉक्स जिसका मास है m, मैं चाहता हूँ कि इस m के ऊपर आप इंडिविजुअल फोर्सेस दिखाओ, इस m मास के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस दिखाओ जो कि एक्सिस में हो, ठीक है ना, क्योंकि ये स्फीयर है,
ये रोड है, लो ये रोड बन गई, ठीक है ना, ये रोड बन गई, इसके ऊपर बड़ा डब्बा, उसको आपने एफ फोर्स ऐसे लगा रहे हो। मैं चाहता हूं आप मेरे को एक चीज बताओ, इसमें वाई में कितना फोर्स लग रहा है, एक्स में कितना फोर्स लग रहा है। या फिर आप एक काम करो, आप एक चीज बताओ, ये थीटा बना रहा है एक्स के साथ, ठीक है, आप मेरे को बताओ कि इस फोर्स को मैं हटाना चाहता हूँ, इस फोर्स को हटा के मैं से कौन से दो फोर्सेस लगा दूं और कितने मैग्नीट्यूड के लगा दूं कि उसका रिजल्टेंट एफ वेक्टर ही बन जाए। आप कहोगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स को मैंने जो है थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है ना। आप कहोगे अगर आप इस फोर्स को हटाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इस जगह पे आप लगा लो एफ साइन थीटा, क्योंकि देखो इस जगह एंगल नहीं है इसलिए एफ साइन थीटा आएगा, और इस जगह आप लगा लो एफ कॉस थीटा, और अब आप इस फोर्स को ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप इस फोर्स को ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। अभी भी जो है एफ साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा, इनका जो वेक्टर सम आप करोगे अभी भी वो एफ वेक्टर ऐसे ही बनेगा, कैसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, इतनी सी बात, ठीक है ना। यानी कि इस फोर्स को हमने यहाँ से हटा दिया और इसी के दो कंपोनेंट्स लिख दिए हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो इस बॉक्स पे अब जो है ऊपर की तरफ में एफ साइन थीटा फोर्स लग रहा है और राइट साइड में मतलब एक्स एक्सिस के अंदर प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है। आप कहोगे हाँ जी ठीक है लग रहा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ वो सुन लो। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक है ये बी वेक्टर, ठीक है ना। अगर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन रिजल्टेंट मेक्स सेम एंगल्स with both a vector and b vector। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये जैसे समझ लो ये 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट बनेगा r वेक्टर वो यहाँ से भी 45 डिग्री बनाएगा, यहाँ से भी 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। या फिर समझ लो अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 120 डिग्री का, ये पूरा 120 डिग्री है, इफ ये 120 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनाएगा उसके साथ में, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, मतलब इक्वल में डिवाइड करेगा, ठीक है। जो एक यहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसको हाफ में डिवाइड कर देगा, हाफ इधर बचेगा हाफ इधर बचेगा, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर यहाँ 120 है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये तब होगा जब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम होगा। चलो ठीक है, मैंने बता दी ये चीज। अब आप कहोगे एक चीज यहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ, आप चाहो तो इसको tan अल्फा वाला जो क्या कहते हैं अपने पास आता है ना फॉर्मूला, याद होगा आपको जब हमने ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था उसके अंदर, उससे आप चाहे तो डायरेक्ट कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कर लो, ठीक है। अब मेरी दूसरी बात सुनो, मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो कि ये ए वेक्टर है सॉरी ये एक्स है, ये ए वाई वेक्टर है, लो लिख दिया, और ये जो है अल्फा है। आप मेरे को बताओ कि अल्फा एंगल क्या होगा, और मैं आपसे पूछ क्यों रहा हूं उसकी वजह ये है कि मैं लिखना चाहता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट्स अल्फा डिग्री फ्रॉम ए वाई वेक्टर, मैं ये लिखना चाहता हूं। तो मेरे को बताओ अल्फा डिग्री कितने होंगे, अल्फा कितना है, अल्फा क्या होगा बताओ, अल्फा ढूंढना अल्फा ढूंढना कैसे ढूंढोगे, मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ए एक्स को इधर खिसका लो भाई सब लोग, ए एक्स को इधर बना लो ऐसे करके, ए एक्स बनेगा ए एक्स वेक्टर, ठीक है, कुछ मत करो, tan अल्फा ले लो भाई साहब, जब भी एंगल ढूंढना हो ज्यादा tan अल्फा आपका काम कर देगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो वैसे भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ax बाय a लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर लो, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ax बाय a, ये ओके। चलो मिटा रहा हूं इस चीज को, आगे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं लिख के रखता हूँ जल्दी से, रुको, क्योंकि उसमें एक डेफिनेशन है, उसको लिख के रखूंगा नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, तो अब आगे की बात कर लेते, देखो ए वेक्टर हमें दे रखा है, अगर लेट्स से हमें दिया ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर हमें दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। समझ में आ गई इतनी चीज। अच्छा, फिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताओ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। देखो भाई यहाँ पे अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करने वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम बनेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये जो है ये अपने पास पता है क्या, ये ए एक्स वेक्टर है, ये क्या है, ये बी एक्स वेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे समझ ये बी वाई वेक्टर है, बी जेड वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है और ये ए जेड वेक्टर है,
तो हमें अब रिजल्टेंट वाला कोई काम नहीं करना, हमने क्या करना सीधा सीधा देखो भाई इन दोनों की डायरेक्शन कॉमन अगर मैं निकाल दूं, देखो ax, एक काम करता हूँ सीधे से जोड़ देगा आई कैप प्लस में ए जेड सॉरी जेड ax आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, क्योंकि देखो अब ये पूरा वेक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। प्लस लिखूंगा बी एक्स आई कैप प्लस में बी बाय जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। अब बी एक्स आई कैप को यहाँ ले, ए एक्स आई कैप प्लस में बी एक्स आई कैप, ठीक है। तो इस चीज को पता मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस में बी एक्स होल का आई कैप से इंटू कर दो। सिमिलरली प्लस में अपने पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप से इंटू, प्लस में आ जाएगा ए जेड प्लस बी जेड का के कैप लगा लो साथ में, ठीक है। लो ये आ गया अपने पास ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का आंसर, लिख लो, ठीक है। ये आ गया, ये किसमें कार्टेशियन फॉर्म या फिर आप ऐसे कह लो कि इसके अंदर मैंने जो है सीधा सीधा आपको जो है ग्राफ कार्टेशियन फॉर्म लिख लिया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया। अच्छा चल देख लो भाई, ये नोट हो गया ना इतनी चीज, आगे ही बात कर लेते हैं क्योंकि अब हम चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें किसी चीज की पोजीशन बताता है, ओके। जैसे कि एक ये अपने पास मैं बना रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये बना रहा हूँ वाई एक्सिस। आप कहोगे ये पढ़ लिया हमने, ये तो आप ऐसा ही कहोगे क्योंकि मैं एक चीज बता ही चुका, ठीक है ना। एक ये पॉइंट है, ये जो है एक पॉइंट है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है अपने पास वो है x, y, z। चलो z ना लो क्योंकि मैं z एक्सिस, चलो अभी 2D की बात चल रही है भाई साहब, आप चाहे तो इसको 3D में कर सकते हो, मैं पीछे क्योंकि बता चुका हूं, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है x y, इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y और इस पॉइंट को नाम दिया जा रहा है d, ठीक है। और ये जो है 0,0 इसके जो है कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ओरिजिन, दैट्स o, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता है ये, पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं r, ऊपर क्या कहते हैं आप एरो दिखा दो, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। एक और चीज मैंने सोचा था कि मैं क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए ना पूरी मैं डेफिनेशन आपको लिख के देनी थी, पर उसकी मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा मैं वैसे आपको समझा देता हूँ, उसकी मेरे को लिखवाने की इतनी खास जरूरत लगी इसलिए, ठीक है। और साथ में इससे पहले एक और चीज बतानी थी इसलिए मैंने फिर अभी क्या कहते हैं नहीं लिखी हुई, ओके। चलो पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से शो करते हैं, आपको मैंने ये चीज बता दी, अच्छा ठीक है। तो ये आर वेक्टर जो है हमने ऐसे लिख दिया, आप मेरे को बताओ आर वेक्टर क्या, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा। बहुत इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, क्या आपको ये नहीं पता? आप आराम से नहीं निकाल सकते क्या? ये लेंथ नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। अब आपको अगर डाउट हो रहा हो कि इसको ऐसे लिखा है तो एक काम करो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला गया, ठीक है ना। पीछे मैं ये सब बता चुका हूं, बस वहां पे क्या था, वहां पे यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हुआ था, इस बार यहाँ पे आर वेक्टर लिखा गया है, ठीक है। अच्छा छोटी सी चीज और पूछना चाहता हूँ, अगर ये थीटा एंगल है तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम आर वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं, पता है कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप। चलो भाई समझ में आ गई इतनी सी चीज, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, बता दिया आपको। अब देखो ये चीज तो मैं बता ही चुका हूं, ये एक्स पता है क्या होगा, देखो ये जो है एक्स होगा, ठीक है ना। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इतने इतने हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आर का कॉम्पोनेंट एक्स के अंदर, यानी कि आर ऑफ एक्स का वेक्टर, ठीक है। आर ऑफ एक्स लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आप लिख लो आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की बात करो, आर एक्स वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो एक्स भी जो है अपने पास ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ, इस साइड एंगल है, देखो इस साइड एंगल है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसलिए मैंने आई कैप यूज कर दिया, देखो आर कॉस थीटा के साथ आई कैप है। ये सारी चीजें पीछे बता चुका हूं, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं था, इतना सा था, कर लो नोट, छोटी लो जल्दी से कर लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट और आपके लगेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। देख लो अब होगा क्या इसके अंदर, अब हम पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहली चीज यहां मैं लिख रहा हूं हेडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, पूरा लिख लेना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। इसका सिंबल होता है डेल्टा आर वेक्टर, ऐसे डेल्टा आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। इसके लिए मैं आप फिर से एक कार्टेशियन प्लेन की आपको जरूरत पड़ जाएगी। चलो ये मैंने बना लिया, एक्स और वाई एक्स बना लिया, ये एक पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूँ ए पॉइंट,
ठीक है। एक पॉइंट ये है जिसको मैं कह रहा हूँ बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखा x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखा x2, y2। ओके, चीज देखना अब देखो यह है r1 वेक्टर, ठीक है, यह r1 वेक्टर, यह है r2 वेक्टर, ठीक है, यह है r1 वेक्टर, यह है r2 वेक्टर, मैंने बना दिया। ओके, अब हुआ क्या है, हम इसको ऐसे लेते हैं, देखो ये जो बना है ना, ये चीज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब एक चीज देखो, ये पहले है, देखो भाई, ए जो है पहले है और बी बाद में। एक काम और कर रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लो, बी पॉइंट को, बी पॉइंट को यहाँ ले लो, ठीक है ना, यहाँ ले लो, ठीक है ना। वैसे मतलब मैंने चेंज किया हल्का सा, कुछ नहीं और किया, ठीक है। बी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। अब एक चीज देखो, ए जो है पहले है और बी बाद में है, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ऐसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे एक एरो ड्रॉ करोगे, जो कि अपने पास क्या होगी, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। और देखो किस डायरेक्शन ऐसे करके बना रखा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर, ऐसे हम डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए करते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी फाइनल वाला वेक्टर, जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सिंपल, ये करना है हमें, ठीक है ना। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, यानी कि डेल्टा आर वेक्टर चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले तो वही बता दो। मैग्नीट्यूड निकालने का भाई देखो, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे इतने डिस्टेंस, ठीक है, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल और होल का अंडर, ये इसका जो है इस एरो की लेंथ आ गई है, ठीक है ना, डिस्टेंस आ गई, और ये है क्या, ये तो है डेल्टा आर वेक्टर, ये तो है, ठीक है ना। तो डेल्टा आर वेक्टर का जो है हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड चाहिए, वो तो मैंने आराम से आपको निकाल के दिखा दिया, कैसे निकाल के दिखा दिया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी, ट्राइंगल लॉ पढ़ा था हमने, ट्राइंगल लॉ पढ़ा, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं अगर इसको एक ए वेक्टर मानूं, ठीक है ना, इसको ए वेक्टर मानूं और इसको मैं बी वेक्टर मानूं, डेल्टा आर के वेक्टर को, देखते रहना, मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने पास पहला वेक्टर इसे मान लो, दूसरा वेक्टर इसे मान लो, पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ रखी है, दिख रहा है ना, ठीक है ना। और एक और चीज को हमें कंप्लीट तो करो, यहाँ पे ऐसे एरो कंप्लीट नहीं हो रखा था, आठ वेक्टर कंप्लीट कर, ठीक है ना। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल है, हमें पता चल चुका है, फिर पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जुड़ रही है, इसका मतलब पता क्या हुआ, r1 वेक्टर प्लस में डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है r2 वेक्टर, समझ में आई ये चीज, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हम समझ गए, चलो ये बन रहा है, आपने कहा ठीक है, हम समझ गए, ये बन गया। तो ये हमने कैसे लिख लिया, यहाँ पे लिखता हूँ बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना, ये लिख लो। अब इस इतनी चीज नोट कर ताकि मैं मिटा दूं, चल ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूँ, देखो सुनो, रुको, मिटाना था मेरे को पहले, थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए, ये लो, कहाँ से मिटाऊं जवाब आपको, हाँ देखो भाई, मैग्नीट्यूड नोट कर लिया होगा आपने, इस समय मैंने बता दिया इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज मैं और लिख सकता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर, ठीक है ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये चीज जो है मैंने ट्राइंगल लॉ से यहाँ पे लिख लिया ना, ये ट्राइंगल लॉ से यहाँ पे लिख लिया, और ये चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, तो एक तरीके मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि कैसे है, ये चीज ट्राइंगल लॉ से आई है, देख लो आपके सामने, प्रूव भी कर दिया। अच्छा, r2 वेक्टर लिख लो भाई, r2 वेक्टर क्या होगा अपने पास, r2 वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर अपने पास ये होगा, देखो भाई r2 वेक्टर अपने पास क्या होगा, x2 i कैप, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ से वैसा ड्रॉ करोगे इस पॉइंट को, ये x2 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2 है। सिमिलरली यहाँ से ड्रॉ करना चाहो तो ये पूरा x1 है, समझ में आया, ये x2 है, ये x2 है, और ये x1 है, ये x2 है, ठीक है ना, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ x2 i कैप मैं लिख सकता हूँ, पॉजिटिव x एक्सिस में है, प्लस में मैं लिखूंगा, अभी देखो पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, r2 वेक्टर लिख रहा हूँ, r2 वेक्टर क्या होगा देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, r2 वेक्टर अपने पास आता है x2 i कैप प्लस में y2 j कैप, ठीक है। r1 वेक्टर क्या आएगा अपने पास, x1 i कैप
प्लस में y1 j कैप। ठीक है, देख लो आपके सामने है, मैंने अभी पीछे बता दी इसलिए पहले चीज। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर है अभी r2 और r1, ये पोजीशन वेक्टर है दोनों के दोनों। और अब हम r2 माइनस r1 करेंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे y2 j कैप प्लस, अब देखो यहाँ पे लगता है माइनस, फिर आ रहा है यहाँ पे अपने पास x1 i कैप, फिर प्लस में y1 j कैप। ठीक है ना, अब एक चीज देखना, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया है, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये अपने पास है r2 वेक्टर, ये है r1 वेक्टर। ठीक है, अब हम खोलेंगे ब्रैकेट्स को खोलेंगे, अपने पास क्या आएगा देखो, सबसे पहले x2 i कैप, ये तो सीधा सीधा वैसे ही रहेगा, लिख लो y2 j कैप, फिर लिखोगे माइनस x1 i कैप। ठीक है, ब्रैकेट खोल लिया ये वाला, तो अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, इस जगह पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे भी माइनस हो जाएगा, लिख लो माइनस x1 i कैप लिख दिया, माइनस का y1 j कैप लिख लो। सिमिलरली यहाँ पे आपने माइनस y1 j कैप लिख लिया। अच्छा, फिर इक्वल्स टू फिर से लगा लो, यहाँ पे डेल्टा r वेक्टर लिख लो। अब यहाँ पे क्या आएगा, x2 i कैप माइनस x1 i कैप। ठीक है, फिर प्लस में y2 j कैप, ये वाला देखो x2 i कैप है, मैंने माइनस x1 i कैप को इधर ले आया और प्लस y2 j कैप को इधर ले लिया। ठीक है, प्लस y2 j कैप आ गया, माइनस y1 j कैप बच गया था अपने पास, बस वो लिख दिया यहाँ पे। अब मैं ऊपर वाला हिस्सा हटा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मिटा लिया मैंने। अब मैं इसी चीज को यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर। अब देखो आई कैप को कॉमन ले लो, आई कैप को यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस में y2, यहाँ पे j कैप को कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 j कैप। सिमिलरली अगर यही आपसे 3D में बात चले तो वहां पे प्लस में z2 माइनस z1 कैप, ऐसे आप लिख सकते हो। 3D नहीं पूछा जाएगा इसलिए इस चीज को हटा रहा हूं, वैसे आपको बता दिया ऐसे कर सकते। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया था कि क्या आ रहा था मैग्नीट्यूड अपने पास डेल्टा आर वेक्टर का। डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये चीज प्रूव करें। अब हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर आ चुका है, मैग्नीट्यूड भी आ चुके हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल मतलब क्या कहते हैं, x के अंदर मैग्नीट्यूड और y के अंदर का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है। अब हम पता क्या कर सकते हैं, देख डेल्टा आर वेक्टर जो है समझ लो अगर ऐसा है, सॉरी एक सेकंड, चलो हाँ अभी समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो डेल्टा आर वेक्टर अगर ऐसा है तो इसका कुछ y कॉम्पोनेंट में होगा डेल्टा आर y, ठीक है ना, डेल्टा आर वेक्टर y, और ऐसा ही होगा डेल्टा आर वेक्टर x में। ठीक है ना, अच्छा हम समझ गए। अब इन दोनों के बीच में कैसा 90 डिग्री बन रहा है, हमें पता है जी। डेल्टा आर वेक्टर y क्या है, अपने पास ये है। सिमिलरली डेल्टा आर वेक्टर x क्या है, ये है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर इन x प्लस में डेल्टा आर वेक्टर इन y, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ आपको भी दिख रहा है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया जाए, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड वाला। एक चीज देखना, इन दोनों का सम मिला के डेल्टा आर वेक्टर बनाता है, इन दोनों का सम मिला के डेल्टा आर वेक्टर बनाता है। तो अगर इन दोनों का मैं सम करके रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों जब सम होते हैं तो एक रिजल्टेंट बनाते हैं और वो रिजल्टेंट डेल्टा आर वेक्टर ही तो है। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई साहब, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख लो, ये लो, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस में 2x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लिख लो, फिर आगे cos 90 डिग्री लिखोगे, cos 90 जीरो हो जाएगा। देखो भाई, हाँ डेल्टा आर वाई वेक्टर जो होगा और डेल्टा आर एक्स वेक्टर जो होगा वो एक दूसरे के बीच में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे cos 90 डिग्री आ चुका है और ये पूरा अंडर रूट में चल रखा। ठीक है ना, cos 90 जीरो, सो ये पूरी टर्म ही हटा दो, ऐसे देखो, ये पूरी टर्म हटाओ, बचा क्या, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ये चीज और ये चीज मिलती है कि नहीं मिलती है आप खुद देख लो, मेरे को उसमें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या किया, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से प्रूव कर दिया। ठीक है ना, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से मैंने प्रूव भी कर दिया कि यही बनेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया था, ये रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से आया, लेकिन
ठीक है। अब कोई इस चीज में अगर कंफ्यूज हो रहा है x2 माइनस x1 यहाँ पे कैसे आया, तो इसमें मैंने ये बता देता हूँ कि ये अपने पास डेल्टा आर एक्स है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर एक्स वेक्टर। ओके, और ये अपने पास क्या है, ये वाली चीज, ये अपने पास है डेल्टा आर वाई का डेल्टा आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देख ली ये चीज, कुछ नहीं किया मैंने, एक ये वेक्टर था, एक वेक्टर था, इनका सम जो था डेल्टा आर वेक्टर था। ठीक है ना, जिसको हम पिछले क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर एडिशन को अंदर जब हम फाइंड करते थे हम रिजल्टेंट बोलते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो, अगर आप यहाँ पे चाहे रिजल्टेंट कह लो, चाहे डेल्टा आर वेक्टर कह लो, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लो, चाहे रिजल्टेंट कह लो, आपकी मर्जी। आपके सामने मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बता दिया इसका मैग्नीट्यूड, आपके सामने मैंने रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से भी बता दिया, और मैंने इसको कैसे डिनोट करना है वो चीज भी बता दी है। देखो डिनोशन का मैं थोड़ा बहुत फिर से बता दूं, डिनोट करने वाली चीजें। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर इन एक्स प्लस में डेल्टा आर वेक्टर इन वाई। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो, आप इसी को लिख सकते हो x2 माइनस x1 क्या प्लस में y2 माइनस y1 जे क्या। ठीक है ना, अगर तीसरा आप चाहे तो तीसरी एक्सिस में अगर जा रहा है तो फिर लिख लेना भाई अपने। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वापस z2 माइनस z1 ये क्या लगा लेना। तो ये मैंने आपको डिनोट करने वाली चीजें बता दी है, मैग्नीट्यूड नीचे लिखना सिखा दिया। चलो ठीक है, एक और चीज सुन लो, पोजीशन वेक्टर देखो भाई, एक और चीज कह रहा हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मैं एक और बार नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। ठीक है, फिर से इसलिए बताऊंगा ताकि ये वाली जो चीज है ना आपको एक तरीके फिर पक्की हो जाए, क्योंकि ये वाली आपको सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा मैं इस चीज को। ओके, अच्छा चलो आज के लिए बस इतना ही। पोजीशन वेक्टर जरूर कर लेना, तभी आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगली बारी फिर समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छे से ये चीज समझ। अच्छा, बाकी कंपोनेंट्स वाला मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। पूरा डिनोशन डिनोट कैसे करेंगे चीजें, सिंबल्स कैसे आती हैं, और कितने मैंने आपको 5-6 तरीके भी बताए थे 2D के अंदर लिखने में, 3D के अंदर लिखने के अंदर। ठीक है, तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर करना है। ठीक है, अगली क्लास में मुश्किल से 6 से 7 मिनट या 8-2 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, 8-9 मिनट लग सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स करेंगे उसमें। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर साइन लॉ, कोसाइन लॉ और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो मुश्किल से आगे हमें 2 लेक्चर और लगेंगे वेक्टर्स को खत्म करने में। और उसके बाद फिर हाँ, एक और चीज आपको ना पता तो मैं बता दूं कि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैंने सोचा था कि एक अलग से प्रैक्टिस शीट बना के अपलोड करवाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि वो दिक्कत आ रही थी उस चीज में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज करी है कि वेक्टर्स पढ़ाने के बाद, मतलब अगले 2 लेक्चर के बाद बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स को मैं साथ में कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, मतलब उनकी प्रैक्टिस शीट्स को और प्रैक्टिस सेशन को एक साथ कंबाइन कर दूंगा। और जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत कम थी, ये दिक्कत थी कि उसके अंदर ना मतलब ज्यादा इतने क्वेश्चन मिल नहीं पाते। मैं सोचा दोनों कंबाइन करके दे दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।